Hi guys, what's up? So today we are starting with the revision of group audit chapter जिसका old नाम था audit of CFS. Right now we are starting with group audits. So आप लोग के पास अगर मेरे नोट्स है तो मेरे नोट्स निकाल लीजिए. रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक बैच स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स बैच स्टूडेंट्स, एग्जाम मॉनिटर बैच स्टूडेंट्स, सुपर फास्ट ट्रैक, whatever batch you have taken, प्लीज ओपन योर नोट्स. इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम सम डिफरेंट टीचर, उनके कोई नोट्स होंगे, उनकी कोई बुक होगी, वो निकाल लीजिए. अच्छा, ध्यान रखिएगा ये एक रिविजन क्लास है फॉर द एग्जाम. फॉर द रेगुलर कंटेंट यू नीड टू विजिट द वेबसाइट. आपको नीचे दिख रहा होगा www.letslearnindia.in. ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विक बोलूंगा यहाँ पर चीजें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाने हैं एग्जाम के लिए. ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग. पहला स्टेट अवे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, देन वी विल डू द क्वेश्चंस. एज पर सेक्शन 120 ऑफ द कंपनीज है, क्या बोलता है? एवरी कंपनी हु हैज वन और मोर सब्सिडीज एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा खुद का तो एफएस बनाना है. It shall, in addition to its own FS, it shall, in addition to its own FS, shall also prepare the CFS of the company and including it all its subsidiaries in the same form manner as that of its own. तो खुद का तो एफएस बनाना है, उसको हम बोलते हैं एसएफएस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, एंड साथ में आपको सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, हम इसको बोलेंगे सज, SAJ, सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर आपको कौन करना है. Now, the provision applicable to the preparation of FS of the holding company shall also apply mutatis mutandis to the CFS. अब हमको AS, IND-AS जो भी एप्लीकेबल था, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल था SFS के लिए, वही सेम एप्लीकेबल होगा किसके लिए? CFS के टाइम पे भी. जो मुझे होल्डिंग कंपनी के टाइम पे जो स्टैंडर्ड कंपनी को एप्लीकेबल है, वही सेम किसको एप्लीकेबल होगा? CFS में पूरा फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा. It shall be prepared as per Schedule 3 and applicable accounting standards. We have written applicable accounting standards क्यों? क्योंकि कहीं पे AS एप्लीकेबल है, कहीं पे IND-AS एप्लीकेबल है. Now, the company along with its FS shall also attach the salient features of the FS of the subsidiary in the form number AOC1. In form number AOC1. ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, सब खाली रेलेवेंट कंटेंट है, मॉडल में दे रखा, खाली रीड करने के लिए अपने. ठीक है, देन यहां से आपका मेन आंसर शुरू होता है. एग्जाम्पशन फ्रॉम CFS अंडर कंपनीज है. क्या कहता है? सर, A हैज इन्वेस्टेड इन B एंड B हैज इन्वेस्टेड इन C. तो अगर A ने B में इन्वेस्ट कर रखा है, या तो 100% कर रखा होगा, या फिर 50%, मोर देन 50% कर रखा होगा, तो बी बन जाएगी क्या? या तो सब्सिडरी या तो होली ऑन सब्सिडरी. अच्छा, बी ने अगर सी में कर रखा है तो सब्सिडरी कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी. तो ये सब सब्सिडरी, ये होल्डिंग कंपनी, बराबर. ABC, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, सब सब्सिडरी, सब्सिडरी का बच्चा है सब सब्सिडरी. ओके, नाउ बी को एग्जाम्पशन मिलती है. किसको एग्जाम्पशन मिलती है? बी को एग्जाम्पशन मिलती है. बी कौन सी हो जाएगी सर? इंटरमीडिएट सब्सिडरी. बी विल गेट द एग्जाम्पशन, दैट इज इंटरमीडिएट सब्सिडरी आर इफ इट इज फुलफिलिंग थ्री कंडीशंस. ऑल थ्री कंडीशन. क्या कंडीशन है? पहला, NOC, no objection certificate from the all members or one member. No objection certificate from all members or one member, and it is not a listed company and not wanting to get listed. It is not a listed company not wanting to get listed, and its ultimate holding company prepares the CFS. Its ultimate holding company prepares the CFS. अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी अगर CFS बना रही है तो सर बी को कॉन्सो करने की जरूरत नहीं है. ये क्या है? एग्जाम्पशंस टू द इंटरमीडिएट सब्सिडरी अंडर कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पशन है. फिर एग्जाम्पशन फ्रॉम CFS एज पर IND-AS, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है. सर एज पर IND-AS 110, नंबर याद करना पड़ेगा MCQ के लिए. एज पर IND-AS 110, क्या बोलोगे बच्चों आप? एज पर IND-AS 110. एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटी, कौन सी एंटिटी बच्चों? इन्वेस्टमेंट एंटिटी डिड नॉट प्रेजेंट इट्स CFS एंड इट शुड मेजर all its subsidiaries at the fair value through P&L, FVTPL, fair value through P&L as per IND-AS 109, as per IND-AS 109. अच्छा, the parent company of such investment entity, the parent company of such investment entity shall however prepare consolidation including those the investment entity and other entities which is controlled by such investment entity. So such a investment entity की जो parent company है उसको तो कौन सा करना पड़ेगा? सबको लेके, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को, उनके साथ भी जो सब्सिडी सबको लेके करना पड़ेगा. हाँ, अगर पेरेंट कंपनी को भी अगर एग्जाम्पशन चाहिए, पेरेंट कंपनी इटसेल्फ शुड भी कौन सी एंटिटी होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए. देखो वही लिखा है. हाउएवर सच पेरेंट एंटिटी विल नॉट प्रिपेयर CFS इफ सच पेरेंट एंटिटी इज इटसेल्फ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो एग्जाम्पशन वाला आंसर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, फटाफट एक बार इसको रीड कर लीजिए. मैं यहीं बैठा हूं, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं सो दैट यू कैन रीड ऑन योर ओन. दोनों कंपनीज का एग्जाम्पशन एंड IND-AS का एग्जाम्पशन. क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कौन सा एग्जाम्पशन लिखना है. मोर वेटेज IND-AS वाले पर है. रीड.
डन ना। नेक्स्ट आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। सर पहले बच्चे देखने, क्या बोलेंगे अपन ऐसा याद करता, पहले बच्चे देखना। आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। नंबर 2, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या बोलोगे आप, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई आरपी एंड आरपीटी, आइडेंटिफाई आरपी एंड आरपीटी। जो भी बच्चा कहेगा सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स। अच्छा, फिर ठोको, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट। कोई बच्चा अलग, चलो साथ में लेके चलो उसको, हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी, हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। क्या बोलोगे बच्चा, गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। सर बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। नंबर 2, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई आरपी एंड आरपीटी, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स, मेक अप्रोप्रिएट कॉन्सो एडजस्टमेंट। फिर क्या बोलोगे, हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट एंटिटी। अब फिर नेक्स्ट आंसर देखो मिलेगा वहां पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट ऑडिटर। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सिंपल है सर, ही शुड पहले चेक करो, वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, रिक्वायरमेंट है क्या। नंबर 2, he should satisfy himself that the CFS have been prepared as per the applicable FRF. He should satisfy himself that the CFS have been prepared as per the applicable FRF. Third, sir, he should enable himself to express opinion that CFS is giving true and fair view. He should enable himself to express opinion that the CFS is giving true and fair view. फिर he should inquire into the matters of 143(1) of Companies Act 2013. He should report on the matters under section 143 of the Companies Act 2013. तो 1, 2, 3, 2 वाला तो ट्रू एंड फेयर व्यू वाला हो गया, 1 वो एलटी टैक्स हम लोग जो पढ़ते हैं वो वाला हो गया, 3 वाला ABCDEF रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वाला आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी पार्ट है ये। पहला चेक करो रिक्वायरमेंट है क्या। सर रिक्वायरमेंट है, चेक करो वो लोग ने CFS FRF के तहत बनाया कि नहीं। फिर 143(1) वाली बात बोल दो, दैट इज स्पेसिफिक इंक्वायरी। 143(2) मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू। 143 रिपोर्टिंग ऑन द मैटर्स अंडर 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका होगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एज पर ऐसे 580। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का एक आंसर होगा, तो ऐसा वाले का आंसर एज पर ऐसे 580 WR इट्स रिक्वायर्स ऑडिटर टू ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCW, दो चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, क्या क्या किसके प्रति अपन लेंगे। सो द ऑडिटर शुड ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन द मैटर्स व्हिच आर मटेरियल टू CFS। एग्जांपल्स ऑफ दोस मैटर्स है क्या, completeness of the components included in the EFS in the CFS. Number 2, identification of the reportable segment for segment reporting, identification of the RP and RPT for reporting, and appropriateness in the components of the console adjustments including elimination of intra-group adjustments. कौन सा आंसर है वो, responsible parent company. Identification of reportable segment for segment reporting, completeness of the components, identification of RP and RPT, and identification and appropriateness and completeness of the console adjustment. हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 जो है हमारा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वही वही वाला आंसर है, वही वाला आंसर है। देन नेक्स्ट आंसर आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट। कौन सा मिलेगा बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉन्सो एडजस्टमेंट्स। Now, there were two types of adjustments. One is PCA, that's permanent consolidation adjustment. Number 2 is CPCA, that's current period consolidation adjustment. ठीक है, now permanent consolidation adjustment कब मारते अपन सर, this is made on the first occasion, जब हमने सब्सिडी को एक्वायर किया और on a subsequent occasion whenever there is a change in the shareholding already held. सर जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो एसोसिएट थी, एसोसिएट से सब्सिडरी बनी, सब्सिडरी से वो होली ओन्ड सब्सिडरी बन गए। These adjustments are made either on the first occasion, or when on the subsequent occasion whenever there is a change in the shareholding already held. Now,
सर इसका कोड क्या होता है हमारा ईसीजी, ईसीजी, ई से डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सीजी डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस। देन सर सीपीसीए कौन सी होती है? कोड इज इफ पैसे, इफ पैसे। आई से क्या था? इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, आई से क्या था? इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड। एफ इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स दैट इज गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल, इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स गैप कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल। पी इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स ऑन असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सिडीज, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स ऑन असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सिडीज। ए हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई इंट्राग्रुप इंडेप्टेडनेस, इंट्राग्रुप इंडेप्टेडनेस। एस में दो होते थे, एडजस्टमेंट फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट कब होता है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। और एक और एस था, एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन द डेट ऑफ द एफएस ऑफ कंपोनेंट एंड द डेट ऑफ एफएस ऑफ द पेरेंट। 31 मार्च, 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर, 31 मार्च, 31 मार्च पे मेरा सीएफएस बन रहा होता है और पर जो सब्सिडियरी उसका 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो 3 महीने के हम लोग एडजस्टमेंट मारते हैं। ई से डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर अपने को एमसीक्यू में भी आइडेंटिफाई करने को आ सकता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीएफएस। स्पेसिफिक प्रोसीजर विद रिगार्ड्स टू द इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। स्पेसिफिक प्रोसीजर आपका हिंट होता है, वो आपका क्वेश्चन का हिंट है। द कोड इज इसका पीजे वर्क्स। क्या बोलोगे आप? इसका पीजे वर्क्स। आई से सर review the investments of the parent as well as of components, review the investments of the parent as well as components. S say sir review the statutory records like register under section 186 189, review the statutory records. C say sir identify the changes in the shareholding already held, identify the changes. A say make review other arrangements, कुछ और agreements कर रखे होंगे तो उनके other arrangements देख लीजिए क्या है। फिर B review the parents procedure for identification of various components, review parents procedure for identification of parents of various components, भैया parent कैसे identify करता है components को। J review joint ventures joint arrangements। W review working papers for the prior years for the known components। ठीक है, तो review और एक और है मेक इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई न्यू कंपोनेंट्स। अगर ये लिख पाओगे तो ठीक है, तो कोड इज इसका पीजे वर्क्स। आई से इन्वेस्टमेंट चेक कर लीजिए, एस से स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स रिव्यू कर लीजिए, सी से चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग, ए से अदर अरेंजमेंट्स, पी से पेरेंट्स प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, जे से जॉइंट वेंचर्स जॉइंट अरेंजमेंट, डब्ल्यू से वर्क पेपर्स फॉर द प्रायर ईयर्स फॉर द नोन कंपोनेंट्स। इसका पीजे वर्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्क्लोजर व्हिच आर गिवन इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट इंक्लूडेड इन सीएफएस। सर ऐसे कौन से डिस्क्लोजर है जो अपन ने स्टैंडअलोन में दे रखे होंगे पर कौनसों में वो रिपीट नहीं होते हैं? तो इसके 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर आने की फुल चांसेस होते हैं। क्या है सर? पहला सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड। क्या बोलोगे आप? सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड। पहला आएगा सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड। नंबर 2 डिस्क्लोजर अनयूटिलाइज्ड मनीज ऑफ इश्यूज, मतलब पब्लिक इशू का। तीसरा डिस्क्लोजर अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। वापस बोलते हैं 3 बहुत इजी वाले। सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, पहला क्या आएगा? सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड। नंबर 2 अनयूटिलाइज्ड मनीज ऑफ द इशू, अनयूटिलाइज्ड मनी ऑफ इशू मतलब पब्लिक इशू। थर्ड डिस्क्लोजर अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। फिर नेक्स्ट आएगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कैलकुलेटेड ऑन सीआईएफ बेसिस फॉर रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड कैपिटल गुड्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कैलकुलेटेड ऑन सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। तो 2 वैल्यू हो गए। फिर expenditure in foreign currency for royalty know-how professional fees, earnings in foreign currency for same royalty know-how professional fees। तो एक expenditure in foreign currency हो गया, एक earning in foreign currency हो गया। फिर 8 amount remitted in the foreign currency on account of the dividend to non-resident shareholder, amount remitted in foreign currency on account of the dividend to the non-resident shareholders। तो ये हमारे 8 पॉइंट हो गए बच्चों। पहला क्या है? sources from which bonus shares are issued, unutilized money of the public issue, disclosure under MSME Act, then value of imports calculated on CI basis for raw material WIP and raw material components and capital goods। नीचे value of imports of raw material spare parts and components, expenditure in foreign currency royalty know-how, नीचे earnings in foreign currency for royalty know-how professional fees। फिर एक और आ जाएगा amount remitted in foreign currency on account of the dividend given to the non-resident shareholders। तो ये आपका हो गया ऐसे कोई डिस्क्लोजर जो हमारे स्टैंड अलोन में है पर सीएफएस में नहीं आते। 4 मार्क का 5 मार्क का डायरेक्ट आंसर, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आंसर को। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सर हाउ एज एन ऑडिटर यू विल रिपोर्ट इन सीएफएस। ये रिपोर्टिंग का पार्ट है, लंबा आंसर है पर चारों नहीं, 5 सिचुएशन 5 नहीं आते। पहला और आखिरी वाला इंपॉर्टेंट होता है। सर पहला
when the parent and component auditor is same मतलब क्या करना चाहिए? The auditor should check the compliance of applicable AS, Ind AS, FRF. He should report on the true and fair view of the consolidated balance sheet, consolidated P&L, consolidated cash inflows and outflows. तो वो consol पे रिपोर्ट करेगा. सॉरी पहला नहीं, दूसरा एंड पांचवा इंपॉर्टेंट है. सेकंड, when the parent and the component auditor is different. क्या बोलोगे? when the parent and the component auditor is different, sir, the parent auditor will state the division of responsibility by giving the percentage and the amount of the sales, assets, cash flow. वापस बोलते हैं, the parent auditor will state the division of responsibility in the audit report by giving the percentage or the amount of sales, assets, cash flows. Division of responsibility is not constituted as a ground for the qualification. Division of responsibility is not constituted as a ground for qualification. Division of responsibility will be stated in OM para as per SS 706. Division of responsibility will be stated in the OM para as per SS 706. As per which essay guys? As per SS 706 other matter para. हाँ, जस्ट बिकॉज के सब्सिडी का ऑडिट किसी और ने किया, ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कौनसो को आपको क्वालिफाई करने का. इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर अ क्वालिफिकेशन. देन नेक्स्ट क्या आएगा? व्हेन द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफर्स. क्या बोलोगे? इफ द कंपोनेंट्स फॉलो ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी. स्टार्टिंग से ही तो क्या बोलोगे? द ऑडिटर शुड डिसाइड टू रिलाई ऑन द लोकल ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट. द ऑडिटर विल डिसाइड टू रिलाई ऑन द लोकल ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट. अच्छा, इफ कन्वर्जन एंट्रीज आर पास, मतलब वो लोग ने क्या किया है, वो लोग ने इंडिया के हिसाब से, वो लोग ने फॉरेन के हिसाब से बनाया. जब फॉरेन के हिसाब से बना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्जन की एंट्री कौन पास करता है? सर मैनेजमेंट ही पास करेगा. इफ द कन्वर्जन एंट्रीज आर पास, द ऑडिटर विल वेरीफाई द कन्वर्जन एंट्रीज. ऑडिटर विल वेरीफाई कन्वर्जन एंट्री. ये क्या है? तो ग्रुप अकाउंटिंग मतलब इंडिया के हिसाब से ही हुआ है. तो द ऑडिटर विल डिसाइड टू रिलाई ऑन द लोकल ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट. अच्छा, बट अगर वो लोग ने क्या किया है, वो लोग ने लोकल के हिसाब से बनाया, मतलब यूएस के हिसाब से ही बनाया है, तो वो लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्जन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा. ऑडिटर विल वेरीफाई द कन्वर्जन एंट्रीज. देन सर, व्हेन द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफर्स. व्हेन द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफर्स, तो क्या बोलते हैं अपन? सर जब ऑडिट कर रहे हो तो आपको इंडियन गैस ही फॉलो करना था. इंडियन गैस का मतलब क्या होगा? इंडियन जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. Then when the component is not audited, sir, when the component is not audited and it is material, when the component is not audited and it is material, the auditor should modify the report as per SS 705 and he should consider both qualitative and quantitative factors. When the component is not audited and it is material, the auditor should modify as per SS 705 considering both qualitative and quantitative factors. इस पे एक क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन बैंक में भी ढंग से कर लीजिएगा उसको. फिर नेक्स्ट आएगा बच्चा क्या? यूज ऑफ मटेरियलिटी इन द सीएफएस. मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है. द ऑडिटर ऑफ द कॉन्सोक ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल. पहला पॉइंट क्या होगा? द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल. दिस मटेरियलिटी शुड बी चेक is should be used to check the appropriateness of the consolidated adjustment, that is PCA and CPCA. This materiality should be used to check the appropriateness of the consolidated adjustment, that is PCA and CPCA. The parent auditor can use the materiality computed on the group level to determine whether the particular component of FS are material to the group or not. So the parent auditor can use the materiality computed on the group level to determine whether a particular component FS is material to the group or not. For each component, he should communicate the same to the component auditor. हर एक से बात करेगा. The parent auditor should obtain certain confirmation from the component auditor, like उनका independence, code of ethics, disclosure requirement. तो ये दोनों ऑडिटर के पर्सपेक्ट से हो गया, मतलब ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर से बात कर रहे हैं. While considering the observation, that is modification EOM or OM of the component auditor in his report, the parent auditor should also comply with the requirement of SA 600 using the work of another auditor. So when you're considering the modification or EOM OM, he should consider the requirement of SA 600, that is using the work of another auditor. Therefore, materiality should be used would be considered while considering the observation of component auditor. आपको materiality को consider करना है, करना है, करना है, करना है. 7 पॉइंट का आंसर है. इसको वापस एक बार रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. रीड.
डन है। नेक्स्ट आंसर आएगा कॉमन आंसर फॉर एग्जामिनेशन वाला आंसर। ठीक है, बहुत सारे मॉडल में क्वेश्चन है, वो पेरेंट और चाइल्ड वाला अपनी बुक में भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कैसे लिखना है। पहला, आप सेक्शन 129 की थ्योरी लिखोगे कि एज पर सेक्शन 129 हर अटेम्प्ट मतलब हर कंपनी जिसके पास सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर उसको कौन सा करना है। फिर आप इंडियाज वाला आंसर लिखोगे कि एज पर इंडियाज 110 के अगर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी उसको एग्जामिशन है कौन सा करने से। फिर यू विल कॉपी द क्वेश्चन। देन कंक्लूजन में आप क्या बोलोगे, भले आपको एग्जामिशन दे रखे इंडियाज के हिसाब से पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई एग्जामिशन नहीं है, यू विल हैव टू डू कंसोलिडेशन ऑलवेज। फिर आप नीचे कंक्लूजन लिख रहे इफ इट इज इंडिया इज कंसीडर्ड, if India is considered you will write there because no consolidation is required। if only 129 is considered then you have to do the consol, क्योंकि एग्जामिशन इंडिया में दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन आता है राइट एज पर इंडिया तो आप बोलोगे हाँ देयर इज एन एग्जामिशन, कंसोलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर सेक्शन 129 की बात होती है मतलब कंपनीज है कि यस देयर इज ऑलवेज अ कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड इवन तो एग्जामिशन इंडिया में, पर कंपनीज है कि आपको स्पेसिफिकली एग्जामिशन नहीं देता है। कंपनीज है कौन सा एग्जामिशन देता है, वो इंटरमीडिएट सब्सिडी वाली, वो ए बी सी वाली वो एग्जामिशन है, बाकी तो कोई और एग्जामिशन है तो आपको हमेशा कौन करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डिस्क्लोज इट बाय नोट्स, वो लिखा हुआ है आंसर में प्रॉपर। पेरेंट एंड चाइल्ड का क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में भी है और मॉडल में भी दे रखा है, पेरेंट एंड चाइल्ड वाला जो क्वेश्चन है बस वही वाला आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर एक अपनी बुक में एक और क्वेश्चन है, ये वाला आंसर, ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी। क्या क्या चेक करना है। So the auditor should check that the financial statement of the parent and subsidiaries are combined as per Ind AS 110. The FS of the parent and subsidiaries are combined as per Ind AS 110 by adding together line by line basis like assets, liabilities, income, expenses and cash flow. ये I think exam में आया था। So the auditor should check the financial statements of the parent and its subsidiaries are combined as per Ind AS 110 by adding by line item. फिर related goodwill, capital reserve, NCI is determined as per Ind AS 103. सारे इंडियस के नाम याद करने, गुडविल, कैपिटल रिजर्व and non-controlling interest is determined as per Ind AS 103. Business combination include involving entities under common control. ठीक है, shall be accounted as per Ind AS 103. Business combination involving entities of business under common control should be accounted as per Ind AS 103. फिर adjustment like elimination of intra-group adjustments, unrealized profits, deferred tax are made as per Ind AS 110. ये if पैसे वाली जो adjustments है वो सारी कैसे की Ind AS 110 के थ्रू हुई है। Associate and joint venture has been accounted under equity method and as per Ind AS 28 accounting and investments in account associates and joint venture, investments in associate and joint venture. फिर business combination which is achieved in stages okay shall be measured as per Ind AS 103, shall be measured as per Ind AS 103। तो 103 है, 110 है, 1 and Ind AS 28 है। ठीक है, 110, 103 एंड 20 ये तीन ही बार बार घूम रहे हैं, तो इसको पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में आया था। रीड अपनी बुक में, मेन बुक में पेज नंबर 383 पे है, मॉडल में भी पीछे पीछे लास्ट वाला आंसर देख रखा है, मतलब जब वो क्वेश्चन से पहले वाला जो पेज है ना प्रीवियस, उसके पीछे आपको दिखेगा, नहीं तो आप सामने से ले लीजिए, अगर आपकी बुक में नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रीड दिस आंसर।
डन है, कूल. नाउ आफ्टर दिस यू विल सी SA 600 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. ठीक है, तो अनदर ऑडिटर में कुछ 4 क्वेश्चन वो भी हाथ के हाथ कर लेते हैं अपन. पहला क्वेश्चन आएगा, एज अ ऑडिटर हाउ वुड यू एक्सेप्ट, लाइक अगर आपके पास खाली एक ही कंपनी की ऑडिट है तो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लोगे, बट अगर उस कंपनी के सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स है तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? सर आई विल कंसीडर करम. व्हाट आई विल कंसीडर? सर करम. करम में सर के से क्या आएगा? प्रिंसिपल्स ऑडिटर्स डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स. सर अगर मैं होल्डिंग का ऑडिटर हूँ तो सर कंपोनेंट का क्या बिजनेस है? वो लोग आयरन स्टील बेचते हैं, वो लोग ई कॉमर्स वाले हैं, वो लोग कपड़े बेचते हैं, फूड डिलीवरी ऐप है, मेरे को देखना पड़ेगा सर नॉलेज ऑफ द बिजनेस. ए से सर A say the performance of the additional procedure as set out in SA 600. The performance of the additional procedure as set out in SA 600 regarding the components audited by the other auditor. R say, sir, the risk of material misstatement in the financial information of the components audited by other auditor. Risk of material misstatement. M say, the materiality of the portion of the financial information which the principal auditor audits. So क्या check करना अपने को? करम. सर पहला आएगा knowledge. The principal auditor's degree of knowledge regarding the business of the components. A say, the performance of the additional procedure as set out in this essay. R say, the risk of material misstatement, the financial information of the components audited by other auditor. M say, the material of the portion of the financial information which the principal auditor audits. So 4 फैक्टर को कंसीडर करूंगा. डायरेक्ट 4 मार्क का आंसर. नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑडिटर. अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है लाइजन वाला. सर देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइजन बिटवीन द पा एंड द आ अदर ऑडिटर. फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर विल गिव व्हाट? रिटन कम्युनिकेशन टू द अदर ऑडिटर. क्या देगा वो? W स्टार. W स्टार बोलते हैं हम लोग इसको, रिटर्न कम्युनिकेशन देगा. फिर स्टार में क्या आएगा सर? सर द अदर ऑडिटर नोइंग दैट हिज वर्क वुड बी यूज्ड बाय द अदर ऑडिटर बाय द मेन ऑडिटर, क्या करना चाहिए? सर ही शुड कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल ऑडिटर. किसके प्रति? सर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. ए से एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशंस. एंड आर से यूज ऑफ हिज रिपोर्ट. relevant statutory requirement, timetable for completion of audit. A से attention any significant findings. and R से use of his report. एंड साथ में क्या देना पड़ेगा उसको? क्वेश्चनर. व्हाइल कंसीडर नेसेसरी बाय हिम द पा मे रिक्वायर द अदर ऑडिटर टू आंसर अ डिटेल क्वेश्चनर. फिर तो पा क्या करेगा? उसको क्वेश्चन भेजेगा. अदर ऑडिटर क्या करेगा? द अदर ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चनर ऑन टाइमली बेसिस. द अदर ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चनर ऑन टाइमली बेसिस. ठीक है. फिर reporting consideration. When the PA concludes that based on his procedure that the work of the other auditor cannot be used and the PA is not been able to perform sufficient additional procedure, क्या कर देगा वो? सर वो अमर कर देगा. अमर मतलब the auditor should modify audit report. On a safer side आप लिख दीजिएगा हमेशा अमर, AMAR. On a safer side वो क्या कर देगा सर? अमर. Auditor should modify audit report. हाँ, अगर आपको पता हो कि क्या लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर. क्या? क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर, बिकॉज एज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट. आपको एडिशनल प्रोसीजर करने नहीं दिया ना तो आप क्लीन तो दे नहीं सकते. तो आप क्या बोलोगे? अगर कुछ करने नहीं दिया तो फिर क्वालिफाइड, अगर बहुत कुछ करने नहीं तो फिर डिस्क्लेमर. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द पार्ट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क एंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर अनलेस देयर आर सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैव अरोज द सस्पिशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क. द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड क्लियरली स्टेट द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इंडिकेटिंग द एक्सटेंट इन द FS जो अपन ने आगे पढ़ा था अपने नोट्स में से, टू व्हिच द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी by stating the number of divisions, branches, subsidiaries, other components. बता दो कि भैया इसमें 4 सब्सिडीज है, 2 कंपोनेंट, 2 एसोसिएट है, 1 जॉइंट वेंचर है. should be stated in the other matter para as per SS 706. वो डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कहाँ लिखेंगे अपन? अदर मैटर पैरा में as per 706. तो 4 क्वेश्चन है. करम वाला आंसर है, फिर W स्टार वाला आंसर है, अपना रिपोर्टिंग में हम लोग को अमर करना है, और डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. इसी के साथ आपका SS 600 खत्म होता है. फिर 2 क्वेश्चन मेरे TYU के हैं. सारे TYU करना बहुत जरूरी है. अपनी बुक में भी है, मॉडल में भी दे रखा है. पीछे मॉडल वाले नहीं, TYU टेस्ट अंडरस्टैंड जो नहीं डाले हैं. एक में अपना आ जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला आंसर, तो देखो वो दिया हुआ है, अपन ने डायरेक्टली कर लिया है. दूसरा वो अदर मैटर वाला आंसर आएगा, अदर मैटर वाला. तो पूरी कहानी का ये वो कह रहा है, वेयर एंड हाउ सच इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट ऑन द CFS ऑफ द कंपनी, ऑल्सो ड्राफ्ट अ सूटेबल पैरा. तो आपको पैरा भी बना के देने का, अपने को वो अदर मैटर वाला बात पे लिखना है. डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की बात है. ठीक है, तो दोनों TYU आप करोगे तो इसी के साथ आपका पहला एक ग्रुप ऑडिट चैप्टर खत्म हो जाता है. ठीक है, सो मैंने आपको बुक से करवा दिया है, नोट से करवा दिया, TYU भी आपको बता दे कौन से करने. फटाफट आपको इसको रिकॉल करने हैं. हाथ के हाथ आपको अपने क्वेश्चन बैंक, जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है आपके टीचर की बुक या फिर मॉडल के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. हमने आधे घंटे में रिविजन किया है, तो आई थिंक आपको और आधा घंटा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्लस आप आधा घंटा रखोगे रिविजन के लिए, तो 1.5 घंटे में चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है. 30-35 मिनट्स मेरे साथ, 30 मिनट्स आपका क्वेश्चंस का, एंड 30 मिनट्स वापस से पूरा रिवाइज करना है. हाथ कर करके खत्म करो, 1.5 घंटे में पूरा ग्रुप ऑडिट खत्म. कूल. अगले क्लास में अपन नई वीडियो के साथ मिलेंगे. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय. एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier.